Today we talk about इकोलॉजी जो बीएससी के सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट है। इसमें हमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ईडेफिक जिसमें सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, फोटो जियोग्राफिक, बायोटिक फैक्टर्स, प्लांट सक्सेशन, प्लांट कम्युनिटीज, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट, मैनग्रोव्स, एपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स, फूड चेन, इकोसिस्टम एंड पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम इकोलॉजी को डिफाइन करेंगे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है। इको मतलब होता है होम एंड इन्वायरमेंट और लोगस मतलब होता है स्टडी। जब हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के होम के बारे में स्टडी करते हैं, तो इस फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसे पहली बार टर्म दिए थे अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेवियर है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेट फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्लांट के लाइफ को एंड रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट कंडीशन को। यदि हम स्टडी ऑफ क्लाइमेट के स्टडी को करते हैं तो हम उन्हें क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं हमें 5 टाइप्स के पढ़ने हैं: लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड एंड फायर। लाइट जो है एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है और इसके बिना हम अपने लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और चीफ सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि हैं सनलाइट, स्टारलाइट, मूनलाइट एंड और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ल्यूमिनेसेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जुगनू। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स के बारे में फर्स्ट टर्म्स हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट एक अल्टीमेट सोर्स एनर्जी है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स हम जानते हैं कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और वो क्या करता है, प्रिपरेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। इनका भी है रेंज की वेवलेंथ क्या क्या होना चाहिए। तो विजुअल लाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि ब्लू रेंज है 450 to 500 नैनोमीटर एंड रेड रेंज में जो है 600 to 7, ये बेस्ट होता है। लेकिन ग्रीन लाइट जो होता है लिस्ट इफेक्टिव होता है। हमें पौधे हरे क्यों दिखते हैं, हमें ये तो पता है कि उनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को एंड रेड लाइट को, और जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आंखों पे तो हमें पौधे क्या दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। अब हम ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी के हेल्प से क्या होता है कि ऑक्सीजन बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपीरेशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ग्लूकोज जो होता है या फिर शुगर कह सकते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करता है और बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 32 ATP क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मतलब प्लांट जो होते हैं ऑल टाइम रिस्पायर करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इनका देखा जाए तो लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट रेस्पिरेशन पे नहीं, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों कि लाइट के प्रेजेंस में ही जो रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, ठीक है। लाइट के यदि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो पॉइंट होता है उनमें लाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं। अब हम इफेक्ट देखेंगे ट्रांसपीरेशन का कि स्टोमेटा पे कि वो कैसे ओपन हो रहा है और कैसे क्लोज हो रहा है। तो ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। एरियल पार्ट्स प्लांट्स के, जैसे कि स्टीम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है। यदि अब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन हुआ, यदि ट्रांसपीरेशन अब्सेंस हो जा रहा है तो एक्सेस बहुत सारे वाटर क्या करते हैं, प्लांट के सेल्स या फिर प्लांट के टिश्यू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर वो सेल क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा।
स्टोमेटा ओपन होता है दिन के टाइम में, क्लोज होता है रात के टाइम में। लाइट जो होता है अफेक्ट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को और इन्फ्लुएंस करता है कि उसकी परमिबिलिटी क्या हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट करता है, मतलब हीट पे और लाइट पे इफेक्ट करता है। लाइट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का। ग्रोथ एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे तो जो दिन का समय होता है उसमें क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ को और फ्लावरिंग को। अब हम देखेंगे कि फोटो पीरियोडिक क्लासिफाइड कैसे हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो फूल्स हैं वो 12 घंटे के अंदर क्या होते हैं डेवलप करते हैं, ठीक। इन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट करते हैं, जैसे कि सैक्रम ऑफसी नैरम, शुगर कैन, ग्लाइसिनमेक्स जैसे कि इसको सोयाबीन कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, इसमें 12 घंटे से अधिक फूल को डेवलप होने में समय लगेगा, ठीक है। जैसे कि डेकोस कैरोटा कैरट हो गया, स्पेनियस ओरेसिया स्पेंच हो गया, ठीक है। और डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होता है कि ये जो डे अफेक्ट लेंथ होते हैं इससे अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है एज कंट्रोल करता है कि उनमें नंबर ऑफ नोड्स क्या है और नोड्स किस में होता है स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और उनका कोल्ड ट्रीटमेंट पहले का कैसे हुआ है ये इस पर डिपेंड करते हैं कि उनके फ्लावर को कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि हेलियंथ एनस सनफ्लावर हो गया, कुकुम्बर सैटिवस जो हो गए कुकुम्बर हो गए। यदि प्लांट बहुत ब्राइट लाइट में ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें हम हेलियोफाइट्स कहते हैं, और यदि सेट्स में शैडो में ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें हम सीओफाइट्स कहते हैं। अब हम मूवमेंट भी देखेंगे कि मूवमेंट भी अफेक्ट करते हैं सनलाइट को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं। जैसे कि स्टेम जो है अपर साइड में जा रहा है तो सनलाइट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म कहेंगे। रूट्स जो है वो सनलाइट के अवे जा रहे हैं तो उन्हें हम निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म कहेंगे। बट इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि एडवेंटियस रूट वो ऊपर रहते हैं तो सनलाइट के टुवर्ड्स हैं, और स्टेम को देखें तो सब एरियल है तो वो सनलाइट के अवे हैं। तो इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट जनरली स्टेम और रूट्स को हम देख सकते हैं। अब सेकेंड टर्म्स जो है इसमें टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। ये प्लांट के रेट को ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट पे भी क्या करता है डिपेंडेंट करता है। जितने भी प्लांट होते हैं स्पीसीज होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक रेंज होता है, ठीक है। चाहे कितने टेम्परेचर पे वो ग्रो करेंगे और सर्वाइव करेंगे, जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग एल्गी जो होते हैं वो 73 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ एल्गी जो होते हैं आर्कटिक में होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऑर्गेनिज में यदि बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन पे टेम्परेचर को क्या करते हैं टॉलरेट कर रहे हैं तो उन्हें हम यूरीथर्मल कहते हैं, जैसे कि जैस्मिन एंड रोजेज में पाया जाता है। और जो बहुत कम फ्लक्चुएशन टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं उन्हें हम स्टेनोथर्मल कहते हैं, जैसे बुगनविलेरिया एंड प्लूमेरिया। टेम्परेचर के सेल्स के बारे में बात करें तो ये इन पे भी इफेक्ट करता है। जैसे कि यदि बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो प्रोटीन फ्रॉज हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनका कोई यूज नहीं बचेगा। और बहुत सारे टेम्परेचर जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे क्या होता है हीट स्टेबल प्रोटीन भी होते हैं। तो मतलब टेम्परेचर एक सारी चीज़ों सारे सेल्स के लिए एक सर्टेन है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा सेल कैसे वर्क करेगा। अब मेटाबॉलिज्म की भी बात करें तो ऐसे ही होता है। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट्स एनिमल माइक्रोब्स जो होते हैं रेगुलेट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स को, और एंजाइम्स किस पे डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन बियॉन्ड द टेम्परेचर हो गया तो क्या हो जाएगी रेट स्लो डाउन कर देगी। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर थ्रू थर्मोप्रीडियम, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर ये भी हम देख सकते हैं कि जब गर्मियों का टाइम आता है तो उस समय पत्ते क्या होते हैं झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विंटर आता है वैसे वैसे पत्तियाँ आने लगती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं फिनोलॉजी कहते हैं,
ठीक है। और टेम्परेचर पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो उस पे भी प्लांट्स पे क्या होते हैं, पैरासिटिक इफेक्ट करते हैं। मत और बहुत लो हो तो उस पे भी इफेक्ट करेंगे। ग्रोथ पे हम देखेंगे तो ये इनके जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो भी टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जितने भी स्पीसीज हैं उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है। यदि हाई हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिससे फ्लूइडिटी लिपिड में क्या हो जाएगा, फ्लूइडिटी अधिक हो जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो गया, मेम्ब्रेन सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उनसे भी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो कोल्ड इंजरी स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएंगी, चिलिंग इंजरी हो जाएंगी, फ्रीजिंग इंजरी हो जाएंगी। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर के हिसाब से वो कैसे कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। फर्स्ट जो होता है मेगाथर्म होता है, इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट हम मान सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। सेकेंड जो होता है मीजोथर्म्स होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लांट हैबिटेट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम भी हाई नहीं है, बहुत एक्सट्रीम लो भी नहीं है। ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं डेसिडिवस फॉरेस्ट में। माइक्रोथर्म्स में प्लांट्स जो होते हैं लो टेम्परेचर होते हैं ग्रोथ के लिए, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल्स में। हेक्सियोथर्म्स में प्लांट ग्रोइंग विद वेरी लो टेम्परेचर, इनमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे प्लांट क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। हम ये कह सकते हैं जो कोल्ड विंटर मंथ्स होते हैं उसमें भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एल्पाइन वेजिटेशन हम देख सकते हैं, जो कटीले पौधे होते हैं, जैसे कि कैक्टस हम देख सकते हैं। अब थर्ड टर्म्स जो होते हैं, वाटर होता है। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी और हम देख सकते हैं प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम टू 70 to 80% क्या होता है, वाटर होते हैं। ठीक है, वाटर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट के हेल्प में, फिर फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इवेपरेट होते हैं पत्तियों से। ठीक है, और पत्तियों के टिश्यू से, ठीक, और किसके हेल्प से, ट्रांसपीरेशन के हेल्प से, और फिर पत्तियों को क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। तो इसमें भी ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। वाटर एक सॉल्वेंट मटेरियल की तरह भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को एंड मिनरल्स को क्या करता है, मूव करता है, किसमें, प्लांट्स में। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो भी वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितने हैं और कितना हमें एयर पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे नीड है। ठीक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहा है कि कितने पर यूनिट वेट ऑफ एयर है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स में। तो ये स्पेसिफिक हो गया, यदि वॉल्यूम हो गया तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा। अब ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या है, यदि बहुत हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, लो ह्यूमिडिटी हो गया तो वाटर लॉस अधिक हो जाएंगे, फिर अफेक्ट करेगा प्लांट्स को। और इसी वाटर में ही एक और टर्म है प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके हेल्प से, ट्रांसपीरेशन के हेल्प से। और जब एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि कंट्रीब्यूट करते हैं और क्लाउड फॉर्म होता है, और फिर वही क्लाउड फिर रैन के फॉर्म में अर्थ पे आता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। फोर्थ टर्म्स जो है विंड है। विंड एक इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैस है जो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है। इसका हम फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इनके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ें तो ट्रांसपीरेशन हाई होता है विंड के स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से, जिससे वाटर डेफिशिएंसी हो जाता है टिश्यू में। यदि विंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है टर्बुलेंस को, मतलब इरेगुलर करता है एटमॉस्फेयर में मूवमेंट को, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई अधिक हो जाएगी प्लांट्स में, तो ग्रेटर फोटोसिंथेसिस रेट हो जाएंगे। विंड जो है चेंज करता है हार्मोन्स को, जैसे कि इथाइलिन प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया बार्ली एंड राइस में। टर्जिडिटी हेल्प करता है
सेल्स को मैच्योर होने में, नॉर्मल साइज करने में। यदि विंड बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसमें क्या होगा कि प्लांट के इंटरसेलुलर जो है, इंटरसेलुलर के एयर को क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को रिप्लेस कर देगा हॉट एयर से। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब हम इस समय जून जुलाई का जो मंथ्स है राइस क्रॉप का है, तो इनमें भी क्या होता है कि टिप पे डाइन होने लगता है जब बहुत ज़्यादा हॉट एयर चलता है। तो विंड एक्सीलरेट करता है ट्रांसपिरेशन को और वो ग्रो करता है सक्सेसफुली, और बैलेंस करता है कि वाटर कितना आएगा, वाटर कितना जाएगा। मैकेनिकल इम्पैक्ट ऑफ विंड का हम देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा हाई विंड होता है तो पत्तियाँ क्या होती हैं, टूट जाती हैं। और बहुत एक्सट्रीमली हाई हो गए तो क्या होगा कि प्लांट्स के स्टेम ही टूट जाते हैं जो सॉफ्टवुड में होते हैं। लॉजिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई विंड चल रही है तो प्लांट्स ही गिर जाती हैं। और जैसे कि खेतों में हम देखें धान गेहूँ जो भी चीज़ें गिर जाती है तो उसमें ज़्यादा हानि होने लगता है, उसमें जो सीड्स होते हैं वो अच्छे से लग नहीं पाते हैं। जैसे कि हम बीट में देख सकते हैं, मेज में देख सकते हैं, शुगर कैन में भी देख सकते हैं, वो फ्लैटेड हो जाते हैं ग्राउंड पे। प्लांट जो होते हैं हायर एल्टीट्यूड पे जो ग्रो करते हैं वो क्या होता है, अंडर डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि विंड का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे। लास्ट टर्म जो है फायर है। फायर एक ऐसा स्टेज है हीट का जहाँ पे क्या होती हैं, चीज़ें बर्न होती हैं, फिर वहाँ से हीट और लाइट निकलता है जो इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। फायर के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फायर जो होता है कंट्रोल करता है एज ऑफ फॉरेस्ट को और इंट्रोड्यूस करता है एंड अल्टरनेटिंग सक्सेशन में, अल्टरनेटिव सक्सेशन से भी बचाता है। जो भी चीज़ें ज़मीनों के बीच में दरारें आ जाती हैं, चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, तो उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये कंपटीशन को रिमूव भी कर रहा है, क्योंकि यदि फायर है तो बहुत जो लो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये कह सकते हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, उनको वो ख़त्म कर रहा है। और जो उसके लिए फेवरेबल है उनको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, यदि ये फ्रूटिंग्स में भी हेल्प कर रहा है, सीडिंग में भी हेल्प कर रहा है, अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि हम बेरीज में देख सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी में हेल्प कर रहा है, जैसे कि वुड पेकर्स जो होते हैं, जो चिड़िया होती हैं वुड पैकर्स, ठीक, वो क्या करते हैं, लकड़ियों में से अपने खाने को निकाल रहे हैं। तो जब वहाँ पे देखा गया कि जब फायर हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो इनकी पॉपुलेशन अधिक हो गई, क्योंकि इनके लिए ईजी हो गया उसमें सर्वाइव करना है, और इनके खाने भी ईजी मिलने लगे, जैसे कि क्वेल एंड वुड पेकर हो गए। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है सीड प्रोडक्शन को। ठीक है, सीड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, उन्हें उसके कोन्स को इजीली ओपन कर देगा तो सीड इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। थैंक यू।